नमस्कार। रागांग श्रृंखला के अंतर्गत हम चर्चा कर रहे थे बिलावल अंग की, और इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम आज आपके सामने बिलावल रागांग के अंतर्गत एक और राग जो बहुत चर्चित राग है, बहुत पसंद किया जाता है, बहुत गाया बजाया जाता है, उस राग की चर्चा करेंगे जिसका नाम है राग यमनी बिलावल या राग एमनी बिलावल। जैसे इसका नाम स्वयं ही बताता है कि एमनी बिलावल या यमनी बिलावल, यानी कहीं ना कहीं राग एमन से या राग यमन से इसका संबंध है और साथ में जुड़ा हुआ है बिलावल। तो बिल्कुल सही जो है पहचान इसकी बनती है, जहाँ पर ये राग यमन और बिलावल इन दोनों के मिश्रण से बनता है। क्योंकि बिलावल रागांग के अंतर्गत ये राग आता है तो स्वाभाविक है कि बिलावल अंग इसमें बखूबी झलकता है या बार बार आता है। लेकिन इस बात को हम नकार नहीं सकते क्योंकि ये एमनी बिलावल राग है, तो राग एमन का या कल्याण का जो है वो पुट भी बराबर का हिस्सेदार बनता है। यानी हम सरल शब्दों में कहें तो राग एमन और राग बिलावल दोनों को मिलाकर जो है ये बनता है राग एमनी बिलावल। इस राग का गायन समय जो है वो प्रातः काल है, यानी सुबह के समय इस राग को गाया बजाया जाता है। एक समय के हिसाब से हम इस समय चक्र को देखते हैं तो एक साधारण शब्दों में यदि विद्यार्थियों को याद करना होता तो करीब 8 बजे से लेकर 10 बजे के आसपास या 11 बजे तक भी इस राग को बखूबी गाया बजाया जाता है। ये राग बिलावल थाट के अंतर्गत आता है, और जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि प्रातः काल इस राग को गाया जाता है, तो बिलावल अंग के अधिकतर राग जो है वो प्रातः काल में ही गाए बजाए जाते हैं। तो इस राग का भी समय जो है वो प्रातः काल है। राग एमनी बिलावल बिलावल के अन्य प्रकारों की तरह जो है बिलावल अंग को जो है मुख्य रूप से धारण किए रहता है। तो हम जब कभी भी आपको किसी भी रागांग के अंतर्गत किसी राग का हम आपको विस्तार से उसकी चर्चा करते हैं या उसके विषय में बताते हैं, तो हम ये आपको पहले ही समझा देते हैं कि उस राग का जो मुख्य, उस रागांग का जो मुख्य राग है, उसके जो मुख्य भाग है या जो अंग है वो इन रागों में झलकते हैं। तो जैसे कि आपको बिलावल अंग के बारे में बताया, तो मुख्य राग जो है वो आज के समय में उसको अलहिया बिलावल को मुख्य राग माना जाता है, लेकिन बिलावल जो शुद्ध बिलावल है या बिलावल राग जो है वो इसका आधार राग इसका माना जाता है। इस राग की जाति जो है वो संपूर्ण मानी गई, यानी सातों स्वरों का प्रयोग किया गया है। ये अलग बात है कि सातों स्वरों का प्रयोग तो है, लेकिन किस प्रकार किया गया है ये हम आपको आगे बताएंगे। कभी कभी ऐसा होता है विद्यार्थियों के लिए, अक्सर विद्यार्थी मुझसे ये भी पूछते हैं कि जब हम किसी राग को संपूर्ण बोलते हैं तो क्या उसी क्रम में ही वो स्वर आना चाहिए, यानी सारे ग म प ध नि ये उसी क्रम में आना चाहिए? ये ज़रूरी नहीं है। कभी कभी राग की अपनी विशिष्ट जो एक ख़ास स्वर समुदाय जो है उसको दिखाते वक्त वो स्वर समुदाय का प्रयोग किया जाता है। अब उस स्वर समुदाय के प्रयोग करने में कभी वक्र रूप से भी कोई स्वर लगता है, या हम कहें कि सा ग म रे ग प ध नि ध सा, अब हम इस प्रकार से गा रहे हैं तो सा रे ग म प ध नि सा, ऐसे हमने नहीं गाया। तो उसका एक अपना तरीका होता है, वो स्वर संगतियाँ होती हैं जिसको कि प्रयोग करने से राग का स्वरूप सामने आता है। तो मैं इसका एक उदाहरण ऐसे भी कह सकती हूँ कि हम यदि किसी भी चीज़ को, हम किसी एक पेंटिंग की बात करते हैं, तो यदि हम एक प्लेन शीट को हम ले लें या जो कैनवस ले लें, हम उसको कहते हैं, तो वो अपने आप में उस पेंटिंग को या उस जो पेंटिंग का जो विषय है उसको नहीं बता सकता जब तक कि उस पर पेंट से लेके कुछ ना कुछ उस पर अंकित न किया जाए। तो इसका मतलब कि वो जो हम पेंट से उसकी पेंटिंग करते हैं, हम क्या बना रहे हैं या हमारे मस्तिष्क में क्या है उसको ड्रॉ करते हैं, तो वो चीज़ जब तक हम उसको
प्रैक्टिकली नहीं उस पर आजमाएंगे तब तक वो बात आएगी नहीं। इसी प्रकार से हम यदि कह देते हैं कि राग में ये स्वरों का प्रयोग होता है संपूर्ण, क्योंकि 7 स्वर हैं तो संपूर्ण जाति का है, या 6 स्वर है तो षाड़व जाति का है, ये जो है इतना कहना मात्र जो है वो ठीक नहीं रहेगा। जबकि उसको इस प्रकार से बताया जाए कि उसका किस प्रकार से प्रयोग होता है, कैसे उसका चलन है। चलन शब्द जो है ये शास्त्रीय संगीत में बहुत अधिक प्रयोग होता है। तो क्या उसका चलन है, जब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे तब तक जो है वो राग की अपनी बात नहीं आएगी। मैं इसका उदाहरण एक और तरीके से भी दे सकती हूँ कि हमने कहा कि कपड़े का थान है, उस थान में से हमें जो वस्त्र बनाना है या हमने जिसके लिए भी बनाना है उसको सोचते हुए हम उतना ही कपड़ा लेते हैं और उसको हम स्टिच करके या उसको हम सिल करके उसको बनाते हैं, उस परिधान को जिसको कि वो व्यक्ति पहनता है। या ज़रूरी नहीं कि पहनने के लिए बनाएं, हम उसको अपना एक टेबल क्लॉथ बना सकते हैं, हम उसको पर्दे बना सकते हैं, हम चाहे तो उससे अपनी कुछ और वस्त्र बना सकते हैं। इसका मतलब कि लिया तो उस स्थान में से गया है, पर उसका प्रयोग कैसे है। तो स्थान में से मतलब इट इज़ अ प्लेन स्केल जिसमें कि हम उस स्वर का प्रयोग कर रहे हैं। जो आप एक ठाट की भी बात करते हैं, लेकिन जब राग की बात करते हैं तो उसको किस प्रकार से उसका इस्तेमाल किया गया, यानी वो स्वर कैसे इस्तेमाल होते हैं, वो मेन उसमें आता है। एक और बात है कि जब हम किसी राग के आरोह अवरोह की बात करते हैं तो मैं अक्सर कहती हूँ कि आरोह अवरोह से राग नहीं बनता। तो आरोह अवरोह से राग नहीं बनता, और एक तरफ मैं कह रही हूँ कि इसका प्रयोग जो है वो इस प्रकार से स्वर का होता है। तो ये दोनों बातें कहीं पर आपको लगता है कि शायद एक कन्फ्यूजन पैदा करें, इसमें किसी भी प्रकार की भ्रांति नहीं है। ये कहना कि राग के जो स्वर हमें आरोह अवरोह से पता चलते हैं कि राग में कौन से स्वर प्रयोग होते हैं। अब उसका प्रयोग कैसे होता है, तो सब चीजें जो हैं वो आरोह अवरोह में नहीं बताई जा सकती। वो जब उसका चलन होता है, जब उसको हम विस्तार से उसको एक्सप्लोर करते हैं जैसे कि राग को, तो वहां पर हम उसको बता सकते हैं कि इसमें इस प्रकार की स्वर संगति भी प्रयोग होती है। जैसे कि बिलावल की हम बात करें, उसमें हम कहते हैं कि इसमें ध ग की संगति प्रयोग होती है, इसमें इस प्रकार अलैया बिलावल राग लेते हैं तो हम कहते हैं कि कोमल निषाद का प्रयोग होता है, या और भी जो स्वर संगतियाँ, विशिष्ट स्वर संगतियाँ हैं। तो वो जब तक हम सिर्फ आरोह अवरोह में ही सारा उसको नहीं बता सकते, वो जब हम उस राग का विस्तार या चलन हम लेते हैं तो वहाँ पर उस चीज़ को बताया जा सकता है। और वही चीज़ जो है, वही चलन जो है, वो राग के स्वरूप का निर्धारण करती है। यानी राग कैसा है, राग का स्वरूप किस प्रकार से है, तो वो राग के बारे में विस्तार से बताती। तभी तो एक राग दूसरे राग से अलग हो पाता है, चाहे वो उसी थाट का है, चाहे वो उसी रागांग का है। इन चलन के हिसाब से, चलन में जो स्वरों का प्रयोग किस प्रकार से, किस स्वर संगति से हो रहा है, किस स्वर पर ज़्यादा न्यास है, कहाँ पर कैसे हम उसको प्रयोग करेंगे। यदि वो वक्र प्रयोग है तो कैसे वक्र प्रयोग है, यदि उस पर बहुत अधिक ठहराव नहीं करना तो उसको अलंघन प्रक्रिया से या लंघन प्रक्रिया से, या बहुत्व या अल्पत्व प्रक्रिया से उस स्वर का प्रयोग हो रहा है। तो ये सब चीज़ें जानकर ही राग का चलन निश्चित किया जाता है। तो वही राग का एक स्वरूप पैदा करता है। और लेकिन आरोह अवरोह तो जानना जरूरी है। आरोह अवरोह तो बेसिक है। यदि हम कहते हैं कि राग भोपाली में सारे ग प ध ये 5 स्वर प्रयोग होते हैं, तो हमें ये पता है कि आरोह अवरोह में ये 5 स्वर प्रयोग होते हैं, लेकिन कौन से स्वर नहीं प्रयोग होते हैं, मध्यम और निषाद प्रयोग नहीं होता। ये हमें क्लियर हो गया आपके आरोह अवरोह से। लेकिन केवल मात्र हम सारे ग प ध सा का प्रयोग करेंगे तो वो राग भोपाली कहने से ही काफ़ी नहीं होगा। कैसे प्रयोग करेंगे, कौन सी स्वर संगतियाँ किस प्रकार से प्रयोग होंगी, कहाँ पर न्यास होगा, तार सप्तक पर किस प्रकार से जाया जाएगा, तो ये सब चीज़ें जो है ये चलन का निर्धारित करती है। तो ये भी जानना जो है वो बहुत ज़रूरी है। अब हम जब बात करते हैं इसकी, हमने समय के बारे में आपको बताया, जाति और थाट के बारे में बताया। अब हम इसकी बात करते हैं वादी और संवादी की। वादी स्वर है इसका पंचम और संवादी स्वर है इसका षड्ज। ये वादी का मतलब जिसका बहुत अधिक प्रयोग होता है, तो पंचम का बहुत अधिक प्रयोग इसमें है, बहुत अधिक उसमें न्यास भी है, विश्रांति जिस जो कहा जाए की जाती है। तो पंचम वादी स्वर। एक विशिष्टता इस राग की है कि इस राग में दोनों मध्यमों का प्रयोग है।
यानी शुद्ध मध्यम भी है और तीव्र मध्यम भी है। तो देखिए यहाँ पर ये अपने आप में बात स्पष्ट रहती है। शुद्ध मध्यम का प्रयोग होगा तो स्वाभाविक है कि वो बिलावल अंग को दर्शाएगा। तीव्र मध्यम का जहाँ प्रयोग होगा तो वहाँ पर निश्चित है कि राग यमन या कल्याण जो है उसको सामने लेकर आएगा। तो कैसे इन दोनों का प्रयोग होता है ये इस राग को गाते हुए या इसके विस्तार में ही हम समझ सकते हैं। अब ये बात भी ज़रूरी है कि अधिकतर शुद्ध मध्यम का प्रयोग है, लेकिन तीव्र मध्यम का प्रयोग जब भी होगा वो आरोहात्मक होगा, यानी कि आरोह के रूप में, आरोह में उस तीव्र मध्यम का प्रयोग होगा। लेकिन इसका प्रयोग जब होगा तो वहाँ पर हमने ये दिखाना है कि भाई ये राग यमन या कल्याण जो है उस अंग को झलकाते हुए, उस राग को दिखाते हुए ही इसका प्रयोग हो रहा है। तो इसका आप ध्यान रखिएगा जब हम आगे इसको आपको गाकर बताएंगे। तो जो बात मैंने अभी कही है उसको मैं प्रैक्टिकली आपको बताने की पूरी मेरा प्रयास रहेगा, जिससे कि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आए। देखिए ये एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, जब तक हम क्रियात्मक रूप से इसको आपको नहीं बताएंगे तो वो चीज़ एक हम कहें कि पूरी तरह से समझने में शायद थोड़ी सी कमी रह जाएगी। तो हम चाहे कितना भी पढ़ लें, कितना भी हम उसको शास्त्र रूप में देख लें, तो उसको प्रयोग करके प्रैक्टिकली हम आपको नहीं दिखाएंगे कि राग रागनियाँ हैं। तो ये गाने बजाने की जो एक विधा है उसको जानना जो है वो गा बजा कर ही समझा जाए तो हमें हमेशा के लिए वो चीज़ याद रहती है और स्पष्ट रहती है। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि दोनों मध्यमों का इसमें प्रयोग होता है। अब ये राग, जैसे आपसे कहा कि ये राग यमन और बिलावल का मिश्रण है, तो किस प्रकार से है आइए थोड़ा सा हम इसको देखते हैं। सारे गा मगरे गा पा नी दा नी सा सा नी दा पा ग म ग प म प ग म ग रे ग रे सा या सा नी दा प म प ग म ग रे सा नी द नी रे ग राग यमन आ गया। नी द नी रे ग म ग रे ग प बिलावल आ गया। ग प नी द नी सा सा नी द प ध म प ग म ग रे, तो ध म प कल्याण ध म प ग म ग रे सा नी द नी सा प नी सा ग म रे ग प ध म प ग म ग रे ग प ध नी सा। कभी कभी ग म ग रे ग प ध म प नी द सा नी रे सा, इस प्रकार भी लिया जाता है।
सा नि ध प या सा नि ध प ध म प ग म ग रे ग म ध प म प ग म ग रे ग रे सा नि ध नि रे ग। तो राग जो है, कोई भी राग जब उसको बनाया गया होगा, जो मेरा अपना सोचना है कि जब बनाया गया होगा तो उसका एक संतुलन देखा गया होगा। यदि ये राग दो रागों का मिश्रण है तो क्या वो संतुलन सही बन पाता है, या जो हम बनाते हैं वो अंत में वो सुनने में अच्छा लग रहा है, मन को अच्छा लग रहा है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि कुछ अटपटा सा लग रहा है, क्योंकि जब किसी राग को बनाया जाता है वो इस प्रकार से होना चाहिए कि जैसे दूध और पानी का मिश्रण है, एक दूसरे से घुले मिले दिखने चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बिल्कुल अलग एक राग आ रहा है फिर दूसरा अलग आ रहा है और ज़बरदस्ती उसको जो है मिलाया जा रहा है, ज़बरदस्ती उसको चिपका कर जो है एक नया राग बनाया जा रहा है। तो इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। तो राग को गाने में भी सहजता होनी चाहिए। ये अलग बात है कि जब हम राग को सीखते हैं, जब राग को हम गाते बजाते हैं, तो क्योंकि दो रागों का या तीन रागों का मिश्रण है, तो पहले वो जो जिन रागों का मिश्रण है उन रागों को जानना ज़रूरी है, पहले उस पर अभ्यास होना चाहिए। और फिर कहाँ पर इनका मिश्रण होगा, कैसे इनका मेल होगा, उस पॉइंट को बहुत ध्यान से करना है। जैसे नि ध नि सा या नि ध नि रे ग म ग रे ग म रे ग पा। अब मैंने बिलावल भी मिला दिया, नि ध नि रे ग यमन आया, ग म रे ग पा म ग रे ग रे सा नि ध नि रे ग ग म ग रे ग म प ग म प, तीव्र मध्यम लग गया, ग म प ध म प नि ध नि सा या ग म प ध म प नि ध सा नि रे सा। ये भी बिलावल में बखूबी प्रयोग होता है। ग प ध नि सा ध ध नि प ध म प ग म ग रे ग रे सा नि ध प प ध नि ध नि ध सा नि ध नि रे ग म ग रे ग म ध प म प ग म ग रे ग प नि ध सा ध ध नि प ध म प ग म ग रे ग रे सा नि ध प ध नि ध सा। तो ये एक संक्षिप्त रूप से आपको एक राग का परिचय भी बताया। हम थोड़ा आगे चलकर इसका विस्तार भी आपको बताएंगे। फिलहाल एक बंदिश पहले हम इस राग की गाते हैं, ताकि बंदिशों से क्या होता है, बंदिश तो हम सीख ही लेते हैं, तो एक तरफ बंदिश हमें याद होती है, दूसरी तरफ हम बंदिश के आधार पर भी राग के स्वरूप को समझ पाते हैं कि राग में किस प्रकार से स्वरों का कैसे प्रयोग होता है, या मध्य सप्तक, मंद्र सप्तक और तार सप्तक में कैसे स्वर समुदायों का प्रयोग हम कर सकते हैं। अगुन तो मोर भारे, अगुन तो मोर भारे, तुम्हारी दया को एक भरोसो, तुम्हारी दया को एक भरोसो, राखत सब नर मोरे
देखिए नि ध नि रे गा, एमन आ जाता है। ग म ध प म प ग म ग रे सा नि ध नि रे गा। राग एकदम स्पष्ट है। तन की कहा मन हूँ मलिन, तन की कहा मन हूँ मलिन, अलग रंग तोरे रंग रंग तो होय निस्तारे, तो मोरे भारी अगुन तो, मोरे अगुन तो, मोरे अगुन तो। नि ध नि रे ग म ग रे सा अगुन तो, ग म ध प म प ग म ग रे सा अगुन तो, ग प नि ध सा ध नि प म प ग म ग रे सा नि ध नि रे ग नि ध नि रे ग नि ध नि रे ग अगुन तो, नि ध प नि ध सा नि रे सा नि ध नि रे ग, नि रे ग म ग रे, नि रे ग म रे, नि रे ग म रे ग प, ग म ध प म प ग म ग रे सा नि ध सा अगुन तो। एक प्रश्न आएगा कि राग एमन कल्याण, उसमें भी तो दोनों मध्यमों का प्रयोग हो रहा है, लेकिन अंतर क्या है एमनी बिलावल और एमन कल्याण में? देखिए एमन कल्याण जो राग है वो एमन राग एमन में यदि हम शुद्ध मध्यम का प्रयोग करते हैं तो एमन कल्याण होगा। एमनी बिलावल की हम बात करें, वहां बिलावल रंग तो दिखाना ही पड़ेगा। ग म रे ग पा म ग म रे सा, अब ये ग प नि ध सा आपका बिलावल से लगता है। सा नि ध प ग म रे ग प म ग म रे सा प नि ध सा नि रे सा। तो कुछ अंग के जो खास बात है किसी भी अंग का, उसको जब हम राग में प्रयोग करते हैं तो राग अलग हो जाता है। जबकि एमन कल्याण में देखिए नि रे ग ग रे नि ध नि रे सा नि रे ग म म ग ग म ग पा पा म ग रे ग म ग रे नि ध नि रे ग म ग रे सा। तो प्रयोग बिल्कुल अलग है। यहाँ पे क्या है, सा ग म रे ग पा, तो बिलावल ग म रे ग पा म ग म रे सा। वहाँ क्या है, नि रे ग नि म म ग ग म ग पा म ग रे ग म ग रे। इस प्रकार से शुद्ध मध्यम का प्रयोग है जो कि राग को बिल्कुल अलग करता है। अगुन तो मोरे भारी अगुन तो मोरे भारी, तुम्हारी दया को एक भरोसा, तुम्हारी दया को एक भरोसा राखत सब नर नारी। अगुन तो नि ध नि रे ग म म ग, अब ये तो नहीं जाएगा। नि ध नि रे ग म रे ग पा म ग ग म ध प म प, फर्क समझ में आ गया होगा। नि ध नि रे ग म म ग, अब ये तो यमन हो गया जो कि यमन कल्याण में प्रयोग होगा। नि ध नि रे ग म रे ग पा, गंधार से पंचम पर इस प्रकार से जाना बिलावल को दर्शाता है। ग म रे ग पा ग म ध प म प ग म रे ग पा ध म प ग म ग रे
एक बंदिश, जिसको गाते हुए आपको राग का स्वरूप बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा, कहाँ पर राग अमन आता है, कहाँ पर बिलावल आता है। ऐसे एक आध और उदाहरणों के साथ हम आप इसकी आगे की श्रृंखला में भी आपको इस राग के विषय में विस्तार से बताएंगे।